हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है कक्षा 8 का हिस्ट्री जिसमें चैप्टर नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ये एनसीईआरटी किताब से है। तो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से अंग्रेजों के समय शासन चल रहा था उसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, जिससे हम लोग इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को PYQ के माध्यम से लाए हैं। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, जो TRE 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस सेशन को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कब किया? 12 अगस्त 1765 को, 15 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहले बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन नंबर सही है 12 अगस्त 1765 को। इसी दिन मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1770 के अकाल ने बंगाल में कितने लोगों को मौत का नींद सुला दिया? 1770 में जो है अकाल आया, उसमें कितने लोगों का मौत हुआ? 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बंगाल में जो भीषण अकाल आया 1770 में, इसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारा गया। कितना करोड़? 1 करोड़। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1791 में, 1793 में, 1792 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कंपनी जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। कब लागू किया? चलिए बताइए इसको कब लागू किया। पहले जान लेते हैं कि बंदोबस्त जो आया 3 प्रकार की, वो कब कौन सा बंदोबस्त लागू हुआ। पहला आया अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त जो लाया 1793 में लागू हुआ। उसके बाद आया रैयतवारी बंदोबस्त। रैयतवारी ये बंदोबस्त हुआ लागू 1820 में। उसके बाद आया महालवारी। महालवारी बंदोबस्त जो आया ये 1822 में। रैयतवारी जो लागू हुआ ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा क्षेत्र में, और महलवारी लागू हुआ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1793, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है महाल शब्द का तात्पर्य क्या है? गाँव का समूह, किसानों का समूह, व्यापारियों का समूह, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तरी दिल्ली में गांव के समूह को ही महाल कहा जाता था। गांव के समूह को क्या कहा जाता था? महाल। इसलिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कौन सा बंदोबस्त लागू किया? महालवारी। ये क्या है? गांव का समूह है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है अस्थाई बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों पर लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जो है भारत के किन क्षेत्रों में लागू किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बारे में बता चुके हैं। अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 में आया ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ। रैयतवारी 1820 में आया, ये जो लागू हुआ महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में। और महलवारी जो हुआ 1822 में लागू हुआ, ये लागू हुआ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। इसमें क्या है क्वेश्चन में, अस्थाई बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों पर लागू किया गया? ये जो है बंगाल, उड़ीसा, बिहार में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है महलवारी बंदोबस्त नाम का एक नई व्यवस्था किसने तैयार किया? महलवारी जो व्यवस्था है इसको तैयार किसने किया? होल्ट मैकेंजी, जेम्स फोर्ड, रॉबर्ट ब्राउन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको भी पहचान लीजिए कौन है। ये होल्ट मैकेंजी है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है महलवारी बंदोबस्त भारत की किन क्षेत्रों में लागू हुआ था? महलवारी जो बंदोबस्त लागू हुआ ये किन क्षेत्रों में लागू हुआ? पहले बता चुके हैं, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में। तो इसमें ऑप्शन में है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एक है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है महलवारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। महलवारी जो बंदोबस्त आया वो कब लागू हुआ। 1820 ईस्वी में, 1821 में, 1822 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अस्थाई 1793 में लागू हुआ, रैयतवारी 1820 में लागू हुआ, महलवारी जो हुआ लागू महलवारी 1822 में लागू हुआ। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 1822 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत कौन सी शताब्दी में हुई। महलवारी जो बंदोबस्त लागू हुआ ये कौन सी शताब्दी में हुआ। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। महलवारी जो लागू हुआ 1822 में, ये 1822 में है तो ये 19वीं शताब्दी में चले गया। कौन सा शताब्दी में है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने विकसित किया था। रैयतवाड़ी को किसने विकसित किया। ऑप्शन में क्या है। होल्ट मैकेंजी, थॉमस मुनरो, चार्ल्स कॉर्नवालिस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो है रैयतवाड़ी विकसित जो किया थॉमस मुनरो ने किया था। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, थॉमस मुनरो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, चार्ल्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किया था थॉमस मुनरो। किसने लागू विकसित किया। थॉमस मुनरो। लेकिन लागू किसने किया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। किसने लागू किया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। इसलिए इसे टॉम मुनरो रीड व्यवस्था कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था। 1793 में, 1820 में, 1822 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में बता चुके हैं। 1793 में आया अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, 1820 में लागू हुआ रैयतवाड़ी, 1822 में हुआ महलवाड़ी। तो रैयतवाड़ी पूछा तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन होगा 2, 1820 में। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है अंग्रेजों ने असम में किस चीज़ की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। अंग्रेजों ने जो है असम में कौन सा पौधा पर जोर लगाया जो खेती करने के लिए। चलिए इस पौधा को पहचानिए आप लोग पहले कौन सा पौधा है। ऑप्शन में है पटसन, कॉफ़ी, गन्ना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ना पटसन था, ना कॉफ़ी, ना गन्ना। ये जो है चाय की खेती है। असम में कौन सा खेती पर जोर लगाया चाय। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत में आया कब कहाँ पर कौन सा फसल को लगाना शुरू किया। बंगाल में लगाया पटसन को। बंगाल में क्या लगाया पटसन। असम में चाय को, उत्तर प्रदेश में गन्ना को, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। चलिए पहले बताइए बंगाल में क्या लगाया पटसन, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है विलियम मॉरिस किस देश का कलाकार था। विलियम मॉरिस किस देश का कलाकार है। पुर्तगाल, ब्रिटेन, हॉलैंड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विलियम मॉरिस जो है कपड़ों पर नील के रंग से विभिन्न किस्म की रंगाई करते थे जो अपनी कलाकारी को दिखाता था, जिसमें ये भी उसी का बना हुआ है। ये किस देश का था ब्रिटेन का। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है नील का पौधा कौन सा कटिबंध में उगता था। शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नील का पौधा जो उगता था ये बीज वाला क्षेत्र में। बताइए ये बीज वाला क्षेत्र कौन सा कटिबंध है। ये उष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध में कौन सा पौधा उगता था नील का। चलिए आप लोग बताइए इसमें से ऑप्शन 3 होगा सही। आप लोग पहले बताइए वोट का पौधा जो है उसका भी रंग निकाला जाता है, ये कौन सा कटिबंध में उगता था। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। यूरोपीय कपड़ा उत्पादक
नील से पहले किस चीज से रंग पैदा करती थी? रंग पैदा करती थी। यूरोपीय जो कपड़ा उत्पादक है नील से पहले किस चीज के पौधे से रंगों को पैदा करता था? बोट पौधा से, नोट पौधा से, सेंड पौधा से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग पहले पहचानिए किस चीज का पौधा है। ये पौधा जो है वोड का पौधा है। किस चीज का है? वोड पौधा। ये वोड पौधा से नील से पहले रंग को पैदा करते थे। फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है वोड पौधा कौन सा कटिबंध में उगता था? वोड पौधा कौन सा कटिबंध में उगता था? बताइए आप लोग। उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले आप लोगों को बता चुके थे कि वोट का पौधा कौन सा कटिबंध में उगता था। बताइए आप लोग। ये जो उगता था शीत कटिबंध में। कौन सा कटिबंध में? शीत कटिबंध में। वोट पौधा किस कटिबंध में उगता था? शीत कटिबंध। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है वोट पौधा किन किन देशों में उगाया जाता था? वोट का जो पौधा है वो पौधा किन किन देशों में उगता था? ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। वोट जो पौधा है इन सभी देशों में उगता था, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 से होगा, एक से अधिक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कौन सी शताब्दी यूरोपीय कपड़ा उत्पादक नील की आयात पर प्रतिबंध को ढीला कर दिया? कौन सी शताब्दी में जो है भारतीय नील जो है इस पर लगा प्रतिबंध को यूरोप में ढीला कर दिया कपड़ा उत्पादक ने? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सही होगा 3 नंबर, 18वीं शताब्दी में। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत था? चलिए बताइए आप लोग कि 1788 में भारतीय नील जो जाता था यूरोप में कितना प्रतिशत था? 25%, 30%, 40%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यूरोपीय बाजार में जो है भारतीय नील का प्रतिशत था तभी 30%। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा हो चुका था? 75%, 85%, 95%, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 1780 में जो था प्रतिशत नील था 30%, लेकिन 40 साल के अंदर 1810 आते आते भारतीय नील का जो हिस्सा है ब्रिटेन में 95% पहुँच गया। कितना प्रतिशत पहुँच गया? नील का मांग काफ़ी बढ़ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 3, 95%। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है किन किन देशों से लोग भारत में आकर नील का बागान लगाना शुरू किया? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। भारत में विदेशी जो है आकर के, भारत में उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ पर आकर के नील का पौधा लगाना शुरू किया, यानी नील का बागवानी शुरू किया। वो किन किन देशों से आया? स्कॉटलैंड से भी आया, इंग्लैंड से भी, फ्रांस से भी। इसमें ऑप्शन सही होगा 4 नंबर, एक से अधिक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है फ्रांस ने कब अपने उपनिवेश में दास प्रथा को समाप्त कर दिया? 1790 में, 1791 में, 1792 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले उपनिवेश के बारे में जान लेते हैं। जब कोई देश किसी देश पर कब्जा करके शासन स्थापित कर लेता है तो उस देश को उपनिवेश कहा जाता है। तो दास प्रथा क्या है? जब आदमी को खरीद कर काम पे लगाया जाता था, इसी प्रथा का नाम दास प्रथा पड़ा। इस प्रथा के तहत अमीर लोग आदमी को खरीद कर अपने घर के काम में रखा करते थे जीवन भर। कब समाप्त कर दिया फ्रांस ने? ये 1792 में समाप्त किया। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्च 1859 में, अप्रैल 1859 में, जून 1859 में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में हम पहले बताना चाहते हैं। ये जो सीरीज चल रहा है ये TRE 4.0 के लिए PYQ है, जो NCERT बेस्ड है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न को निकाल करके इस सेशन में लाते हैं। इस सेशन को यदि आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए तो NCERT का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।
चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? मार्च 1859 में, अप्रैल 1859 में, जून 1859 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? विद्रोह हुआ था मार्च 1859 में, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। नील के स्थान पर कृत्रिम रंग का प्रयोग कब से होने लगा था? 18वीं शताब्दी के अंत से, 19वीं शताब्दी के अंत से, 20वीं शताब्दी के अंत से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नील का जो है, नील के स्थान पर कृत्रिम रंग आया यूरोप में, कब से आया? 19वीं शताब्दी के अंत से। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, गांधी जी चंपारण कब आया? 1817 में, 1917 में, 1915 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। गांधी जी पहले 1915 में भारत आया अफ्रीका से, और 2 वर्ष बाद 1917 में चंपारण आया, जिसमें पहला आंदोलन शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, 1 बीघा नील लगाने के लिए कितना जोड़ा बैल की आवश्यकता पड़ता था? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 2 जोड़ा।